हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत लेंदी भी होने वाला है। तो गाइस, पूरा इस वीडियो को देखना और तो फुल कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और मेरा ये दावा है आपसे कि ऐसे आपने कभी ये जो टॉपिक है ये पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल। ओके, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ओके दोस्तों, तो कौन सा मटेरियल के लिए हम आज देखेंगे? वो है डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, मेनली हम लोग डक्टाइल मटेरियल में क्या करते हैं, डक्टाइल मटेरियल में क्या हमारा जो स्पेसिमेन हम लोग जो कॉलेजेस में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या होता है? वो होता है माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, तो डक्टाइल क्या है? डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ठीक है, तो डक्टाइल एक्चुअली अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो डक्टाइल इज़ द property of the material. Okay, it is an ability of the material that it will draw into a wire in a one direction. Okay, so it is the ability of a material to draw in a wire in a single direction. Okay, तो ये है इसका डेफिनेशन। मतलब आप कोई भी मटेरियल को ले लो, उसको क्या करना है, उसका अगर लोड लगाओगे तो वो कोई भी, सपोज ये एक मटेरियल है, मैं खींच रहा हूँ सपोज यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, मतलब कोई एक डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, ये वायर फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो ये है डक्टिलिटी एक्चुअली। सो डक्टिलिटी समझ में आ गया। तो ऐसा ही एक डक्टाइल मटेरियल है क्या? माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील एक स्टील है एक्चुअली। तो स्टील हम लोग जानते हैं कि इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो इस माइल्ड स्टील में हमारा जो कार्बन परसेंटेज है वो कितना होता है एक्चुअली? तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो है कितना? 0.1 वेट परसेंटेज से लेके 0.25 और 0.35, सॉरी 0.3। ठीक है, तो 25 से लेकर हमारा क्या होता है? 0.3 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो बेसिकली ये क्या है? यही एक हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है। ओके, तो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है एक माइल्ड स्टील। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका कार्बन परसेंटेज अगर 0.8 से लेस देन होगा देन ये हाइपो यूटेक्टॉइड हो जाएगा। हाइपो यूटेक्टॉइड। ओके, और अगर 0.8 होगा परसेंटेज तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर 0.8 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूटेक्टॉइड स्टील बोलते हैं उसको। ठीक है, और अगर 0.8 से अगर
ज़्यादा होगा तो 0.8 से अगर ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ ग्रेटर देन 0.8, उसको हम बोलेंगे हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ओके, सो दोस्तों इतना तक मैं, ये ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी था इस टॉपिक में। मतलब ये जो मटेरियल है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो दोस्तों क्या है माइल्ड स्टील एक्चुअली? तो माइल्ड स्टील का हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करेंगे। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो कहाँ से एक्चुअली डेवलप होता है? तो ये जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट से इसको हम लोग जानते हैं इस डायग्राम को। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? हम लोग कॉलेजेस में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जिससे हमारा बनता है वो है हमारा क्या? टेंशन टेस्ट। ओके, इसमें टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव हो सकते हैं, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव, ठीक है। टेंशन टेस्ट किस में होता है? मशीन यूटीएम, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल इसलिए कि इसमें बहुत सारा टेस्ट किया जा सकता है इसीलिए। ओके, तो ये है यूटीएम मशीन। तो और क्या क्या चाहिए यूटीएम मशीन में? हमारा एक टेस्ट के लिए चाहिए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। ओके, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। और एक जो चीज़ होता है वो होता है एक्सटेंसोमीटर। हालांकि ये एक्सटेंसोमीटर अभी ऑटोमेटिक हो गया है सब कुछ। तो ये जो चीज़ है यूटीएम पे हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड एक स्पेसिमेन माइल्ड स्टील का, और एक्सटेंसोमीटर भी होते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है दोस्तों, देखो क्या क्या मिलेगा हमारा। तो इसको इरेज करते हैं। ये स्पेसिमेन एक्चुअली कैसा होता है देखने में? कॉलेजेस में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं बीटेक लेवल पे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसा होता है एक्चुअली। थोड़ा सा कर लेते हैं, ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा एक स्पेसिमेन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे नार्लिंग हुआ, ये ग्रिपिंग के लिए होता है एक्चुअली। नार्लिंग जो ऑपरेशन है वो ग्रिपिंग के लिए होता है। तो ये हो गया नार्लिंग यहाँ से, तो यहाँ पे ग्रिप होगा, ठीक है। तो ये मैंने हॉराइजेंटली बनाया है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली वर्टिकली हम लोग इसको यूटीएम में पुट करते हैं। यूटीएम में देने के बाद दोनों तरफ से हम इसको खींचते हैं ऐसे, ठीक है। तो मतलब लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है गेज लेंथ। हम लोग इसको यहाँ तक मतलब यही कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारा एल है, लेकिन हम जो लेंथ कंसीडर करते हैं ये हमारा एल जी गेज लेंथ, ये कंसीडर करते हैं,
क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्यों हम इसको पूरा जो है स्पेसिमन को कंसीडर नहीं करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए? तो ये सिर्फ बीच का जो पोर्शन है उसको क्यों लेते हैं हम लोग? तो इसका एक रीज़न है दोस्तों, ये एक प्रिंसिपल है सेंट विनेंट प्रिंसिपल। वो क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल को ऐसे लोड देंगे तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेस आएगा, उसका जो स्ट्रेस वेरी करेगा, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो थ्रू आउट द बॉडी सेम नहीं होगा। तो कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो उसका जो स्ट्रेस, सपोज ये मेरा एक बार है, ठीक है, सपोज ये एक मेरा बार है, ठीक है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन पे लोड लगाया P, तो क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इस एरिया में, तो ये जो बॉडी है इसमें हर एक जगह में स्ट्रेस सेम नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेस मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ओके, तो P अप्लाई हुआ मीन्स यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी अप्लाई हुआ, मतलब इस पोजीशन में सबसे मैक्सिमम ऐसा। तो देख रहे हो दोस्तों कि इस पोर्शन में क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेस है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इस डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये अगर स्ट्रेस है इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे दे दूँ, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3, 1 1 2 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्ट्रेस को हम डिनोट करें, स्ट्रेस 1 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रेस 2 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रेस 3 3, होगा कि नहीं? ठीक है, तो यही जो है प्रिंसिपल सेंट विनेंट ने ऑब्जर्व किया और ये सभी जगह में एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, सो ये जो प्रिंसिपल है इसके मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो स्पेसिमेन है यूटीएम में, हम लोग वो जो ग्रिपिंग के बाद की जो पोर्शन है वो लोग हम लोग कंसिडर नहीं करते कि ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है इसको रिमूव करने के लिए, ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है इसको रिमूव करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे बीच में क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो इसीलिए हमको, क्योंकि ये स्ट्रेस अगर वेरी करेगा तो ये यूनिफॉर्म वैल्यू हमको नहीं मिलेगा जब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन में जहाँ पे स्ट्रेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा उस पोजीशन में लेके हमको टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये था रीज़न। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में आता भी है और एग्ज़ाम में भी आता है, और क्या होता है बहुत टाइम में इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आ जाता हूँ उसके बाद। तो ये जो है उसका सपोज़ ये हमारा स्पेसिमेन था, इसका सपोज़ एरिया ए है। ठीक है, तो यूटीएम से हमको क्या मिलेगा, यूटीएम हमको दे देगा लोड P। ठीक है, एक्सटेंसोमीटर ये हमको क्या देगा, डेल L माइंडेड, ये चेंज इन लेंथ देगा। ओके, चेंज इन
लेंथ, ये स्ट्रेन नहीं देगा, ध्यान में रखना है, ये बहुत बार गलती कर देता है सभी लोग। एक्सटेंशियोमीटर ये चेंज इन लेंथ देगा, ठीक है। तो यूटीएम पी दे देगा, और ये इसका क्रॉस सेक्शन हमको पता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, हमको मालूम पड़ जाएगा स्ट्रेस कितना है इसका पी लोड के लिए, ठीक है। स्ट्रेस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी बाई ए। पी बाई ए क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऑलवेज इसका पी का क्या है, इक्वल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के जो पी हम लोग दे रहे हैं बॉडी भी उतना पी को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी इक्वल्स टू आर, सो आर बाई ए, एक्चुअली आर बाई ए इज़ द करेक्ट formula actually, but we are writing p by a, both are same, okay. So del L, okay, and we know the L, the length, so we get the strain del L by L, okay. So we will get the stress and strain. So for different point, if I put this stress and strain for different load, so we will get the stress strain diagram, okay. So that's how we are doing the experiment actually practically in colleges, okay. So we will see what will happen when we are actually doing this graph. So guys, listen carefully. This stress, this is the origin 0 0, this is the strain, okay. So for ductile material, mild steel, you will get the actual diagram is like this, sorry, like this, okay, and here the fracture occurred, okay. You will get this type of curve, okay. So if I look or if I zoom into this, तो क्या मिलेगा, हम इसको जूम करके थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए, हम उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे, समझ में आया। तो इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं। ओके, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम है इसमें। ये जो पॉइंट है दिस इज ए, this is B, this is C1, this is C2, this is D, this is E and this is F, okay, clear। so ये जो पॉइंट्स है इसका नाम एक्चुअली क्या है मैं यहाँ पे
लिखता हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। B is called the elastic limit. C1 is the upper yield point. C2 is the lower yield point. डी का ऐसा कुछ नाम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं जाता हूँ ई पे। ई इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड एफ इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, so these are the names of this point. Clear? so दोस्तों, तो एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक करके क्या हो रहा है मटेरियल के अंदर वो समझेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इरेज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट आ रहा हूँ मैं प्रोपोर्शनल लिमिट इसमें, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट इसमें आ रहा हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट मींस स्ट्रेस वेरीज विथ स्ट्रेन लीनियरली। देखो ये जो लाइन है ये लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से स्ट्रेन भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर दैट रीजन, ठीक है। ओ ए के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा, जो है हुक्स लॉ हमें बोलता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ ये बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल रीजन। क्या है नाम इसका, प्रोपोर्शनल रीजन। मतलब इस पोर्शन में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियरली इसको वैरी करेगा, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये लीनियरली इसका ये स्ट्रेस और स्ट्रेन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल रीजन हो गया, ये जो रीजन है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रीजन हो गया। उसके बाद हम बी पॉइंट पे जाते हैं। तो बी पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट। तो बी पॉइंट जो इलास्टिक लिमिट है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो दोस्तों हम लोग इतना दिन जो जानते थे, एक्चुअली क्या होता है कि बी और ए बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, ठीक है। लेकिन ए टू बी अगर हम लोग लिखे, ए टू बी इज नॉट लीनियर। ये जो है ये लीनियर नहीं है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन इज नॉट लीनियर हियर। उसका मतलब क्या, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। लेकिन क्या है, ये बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं कि हुक्स लॉ वैलिड है इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन दोस्तों अगर एग्ज़ाम में कभी भी अगर तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिया जाए
कि हुक्स लॉ वैलिड अप टू, वहाँ पे इलास्टिक लिमिट नहीं है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो आँख बंद करके आपको प्रोपोर्शनल लिमिट ही देना है। मतलब वहाँ पे इलास्टिक लिमिट भी है, अगर प्रोपोर्शनल लिमिट भी है तो सही आंसर है प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर कोई ने किसी ने अगर इलास्टिक लिमिट पे टिक कर दिया तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो ये था मेरा इलास्टिक, ये हो गया इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है एक्चुअली हम लोग देखेंगे इस रीजन में क्या होगा फिर। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है मतलब ये पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि इलास्टिक जोन और इलास्टिक रीजन। ओके, तो ये हो गया हमारा इलास्टिक जोन और इलास्टिक रीजन। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस रीजन के अंदर A0 से B के अंदर, ठीक है, मैं अगर लिखूँ ये जो जोन है वो क्या है, O से लेके B तक, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, O से लेकर A तक। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है 0 to B हमारा मटेरियल क्या शो करेगा, 0 to B हमारा मटेरियल इलास्टिसिटी शो करेगा। मतलब इस रीजन के अंदर अगर हम लोग बॉडी अगर डिफॉर्म कर रही है, उसके बाद हम लोग लोड को रिमूव कर दें तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा, मतलब इलास्टिसिटी ये शो करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इलास्टिसिटी एक्चुअली है क्या, क्यों ये मटेरियल क्यों मतलब रीगेन कर ले रहा है, ऑटोमेटिकली रिकवरी कैसे कर रहा है, ये क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ओके, तो इलास्टिसिटी एक्चुअली क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी है कोई भी मटेरियल का उसके शेप और साइज को रीगेन करने का। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ये एक नई टर्म है, कभी सुना नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ये क्या है, इक्वल्स टू मेमोरी ऑफ द मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है, तो उसके अंदर एक मेमोरी होता है। ठीक है, हम लोग लोड दे रहे हैं तो इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या काम करता है, उसका जो मेमोरी है वो काम करता है। तो वो मेमोरी क्या करता है, उस मटेरियल को रीगेन करने में हेल्प करता है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एबिलिटी है कोई रीगेन करने का, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये एक मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी ऑफ द मटेरियल इज़ द इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये एक मेमोरी है, ये रीगेन कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली मटेरियल ऐसा था, ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स है यहाँ पे, ये बॉन्ड है। ठीक है, मैं इसको लोड लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ, तो P लोड है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट मैं लोड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है ये मटेरियल डिफॉर्म कर जाएगा, ये मटेरियल जो है वो क्या होगा, लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
तो ये जो एटम है साइड वाला ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो एटम है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एटम्स जो है ये खिसक के इधर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं अभी पी को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, तो ये एटम सोचेगी अरे भाई मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं कहाँ पे था। उसका मेमोरी क्या काम करेगा कि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो घर के बाहर आ गया। ये सपोज उसका घर है, मैं तो घर के बाहर आ गया। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिर से दोबारा से जब ही लोड छोड़ देंगे तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी, क्या, इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्या है, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल का कंडीशन क्या है, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल किसे बोलेंगे हम लोग। हम लोग लिखेंगे परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। ये क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, देखो, अगर कंप्लीट रिकवरी होना चाहिए, मतलब पहले जो साइज था, शेप था, वो अभी भी वही शेप और साइज होना चाहिए। मतलब लोड रिमूव करने के बाद फिर रिगेन करना चाहिए, कंप्लीट रिकवरी। ओके, कंप्लीट रिकवरी होना चाहिए। नेक्स्ट फॉलो द सेम पाथ फॉलो करना चाहिए। और क्या है, और लोड रिमूव करने के बाद रिकवरी शुड बी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो ये चारों चीज़ अगर फॉलो कर रही है मटेरियल तभी हम उसको परफेक्ट इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। और परफेक्ट इलास्टिक का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैक्सिमम मेटल्स जो है परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि एक चीज़, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है परफेक्ट इलास्टिक के कंडीशंस, तो देखेंगे यहाँ पे। तो सपोज दोस्तों ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, ठीक है। ये यहाँ से लोड दिया, किसके अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड दे रहा हूँ, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर ये एक सपोज पॉइंट है P, इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। ये सपोज ये है B पॉइंट, मतलब इलास्टिक लिमिट ये पॉइंट है। तो यहाँ तक मैंने लोड दिया, ठीक है। तो अभी अगर अभी क्या होगा, अभी सपोज अभी मैं P को रिमूव कर रहा हूँ। P को रिमूव करने के बाद अगर इस तरह से आके ज़ीरो पे मिल जाए, मतलब ये हो गया लोडिंग, ये हो गया अनलोडिंग, ठीक है। तो ये क्या सेम पाथ फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक तो नहीं बोल सकते। मतलब ज़ीरो पे आ रहा है मीन्स क्या, ओरिजिन, मतलब ये ज़ीरो स्ट्रेन पे आ रहा है, मतलब वो जो ओरिजिनल शेप था उसको रीगेन कर गया। लेकिन इसका जो पाथ है वो क्या हुआ, वो डिफरेंट है। तो इसे हम परफेक्ट इलास्टिक नहीं, इलास्टिक मटेरियल तो है लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट कब बोलेंगे, परफेक्ट जब यहाँ से लोडिंग हो रहा है और यही अनलोडिंग होके फिर से यहाँ से आएगा, ये लोडिंग ये अनलोडिंग, तो ये परफेक्ट इलास्टिक है, ठीक है। और क्या, अगर ये सपोज यहाँ से मैं P रिमूव करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस पोजीशन पे, तो ये क्या है, ये तो एक स्ट्रेस का वैल्यू हो गया, ठीक है।
मीन्स ये हो गया लोडिंग, ये हो गया अनलोडिंग, ये था लोडिंग, ये था अनलोडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये स्ट्रेन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिकवरी नहीं हुआ, फुल्ली रिकवरी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जितना दिया था स्ट्रेस उस हिसाब से यहाँ पे ये स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का वैल्यू 0 पे नहीं आया, यहाँ पे रिकवरी, फुल रिकवरी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक, परफेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो छोड़ दो, इलास्टिक बोल ही नहीं सकते इसको, ठीक है। तो ये फुल रिकवरी अगर नहीं होगा, मतलब तो उसको हम लोग परफेक्ट इलास्टिक नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस है, तो उसे भी हम लोग परफेक्ट इलास्टिक नहीं बोल सकते। मतलब ये बॉर्डर स्केल पे दिखा रहा हूँ, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट नियर टू द ज़ीरो, ये नियर टू द ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब है, मतलब थोड़ा सा अगर मतलब कोई भी रीज़न हो इसके लिए, तो ये हम परफेक्ट इलास्टिक नहीं बोल सकते। और एक थर्ड जो पॉइंट था वो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इंस्टेंट मतलब लोड छोड़ा, इंस्टेंट वो शेप रिगेन कर गया, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा तो होता नहीं है, कुछ तो समय लेगा। तो इसके लिए अगर इंस्टेंटेनियस जो है, इस चीज़ को समझने के लिए एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो है स्ट्रेन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये स्ट्रेन वर्सेस टाइम का एक बनाते हैं, ये स्ट्रेन हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लोड दिया, ठीक है, ये स्ट्रेन का वैल्यू आ गया। तो लोड देने के बाद यहाँ पे लोड रिमूव कर दिया, ठीक है। तो लोड देने के बाद मतलब रिमूव होने के बाद अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, 0 ये जो हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोड छोड़ दिया तो ये टाइम क्या ले रहा है, 0। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये 0 इंस्टेंट 0 पे, मतलब वो रिगेन कर गया 0, मतलब 0 स्ट्रेन पे आ गया, ये लाइन है 0 स्ट्रेन का, तो ये उस पे आ गया। तो अगर ऐसा ना हो के सपोज इंस्टेंट ऐसा नहीं है, धीरे 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 टाइम लेके यहाँ पे इसको रिकवरी, सपोज ये है लोडिंग टाइम लिख रहा हूँ मैं, और ये हो गया आपका अनलोडिंग टाइम और रिकवरी टाइम, ठीक है। ये सब जो भी हो रहा है वो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो रिकवरी टाइम, ठीक है। तो ऐसा भी कोई मटेरियल होता है, वो भी इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन क्या है, इंस्टेंटेनियस रिकवरी नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद वो रिकवरी कर जाएगा। मतलब पीवीसी कोई पाइप हो, उसको अगर मचोड़ दो, ऐसे उसको छोड़ दो, तो वो फटाक से अपना शेप नहीं लेगा, वो धीरे 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 अपना शेप गेन कर जाएगा। तो ये चीज़ है परफेक्ट इलास्टिक की, ठीक है। तो परफेक्ट इलास्टिक की, और इलास्टिसिटी में दोस्तों मैंने एक टर्म बोला था कि इलास्टिसिटी इज़ द मेमोरी ऑफ द सब्सटेंस। इसीलिए क्या है, मेटल्स और मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल को हम लोग जो बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेटल्स है हम उसे परफेक्ट मेमोरी सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ज़ीरो मेमोरी सब्सटेंस, मतलब उसमें कुछ मेमोरी होता नहीं, उसमें अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दे दो या मतलब उसमें लोड दे दो या अपनी उसमें फोर्स दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो करता चला जाएगा और रिकवरी नहीं होगा कभी भी, तो वो ज़ीरो मेमोरी सब्सटेंस हो गया। तो दोस्तों, तो एक चीज़ है, इधर तक आ गया इलास्टिक लिमिट, ठीक है।
तो ये जो मैंने अभी दिखाया कि टाइम लेता है, रिकवरी करने के लिए टाइम लेता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एन इलास्टिक मटेरियल। मतलब ये भी इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन रिकवरी धीरे धीरे होता है, इंस्टेंटेनियस रिकवरी नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल क्या है? ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं एक्चुअली ये ऐसा मटेरियल। ओके, सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है C1। C1 क्या है? अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है एक्चुअली? इट स्टार्ट्स डिफॉर्मिंग प्लास्टिकली, मतलब मटेरियल डिफॉर्म करना स्टार्ट करता है प्लास्टिकली। सो ध्यान देना दोस्तों, तो B से लेकर C तक क्या हो रहा है? B से लेकर C1 तक क्या हो रहा है? और ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इलास्टोप्लास्टिक जोन। क्या बोलेंगे? इलास्टोप्लास्टिक जोन। मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी भी काम कर रहा है, प्लास्टिसिटी भी काम कर रहा है। मतलब ये इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर को शो कर रहा है। कौन? ये जो रीज़न है ये, मतलब ये इलास्टिक था, इससे क्या हो रहा है? ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्लास्टिक जोन में जा रहा है। तो ये एक चेंज हो रहा है, मतलब इलास्टिक से प्लास्टिक जोन में इसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, अगर समझो थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी को स्मोक करने का, रहीम चाचा को स्मोक करने का एक लत है। तो क्या हुआ, उसका तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला कि उसको स्मोकिंग छोड़ना होगा। तो क्या वो दिन में 10 सिगार पीते थे, तो एक दिन में तो वो छोड़ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा उसमें? तो उस सिगार के सब्स्टिट्यूट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने पान खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया? पान खाना स्टार्ट कर दिया। सो पहला दिन क्या हुआ? पहला दिन 9 सिगार लिए और 1 पान स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे 8 सिगार 2 पान, नेक्स्ट 7 सिगार 3 पान, ऐसा ऐसा करके जो उसका लत था वो कन्वर्ट हो गया, फुल्ली कन्वर्ट हो गया। लेकिन एकदम से तो नहीं हो सकता ना, छोड़ने में टाइम लगेगा। तो ये जो रीज़न है उसमें मटेरियल्स का वही प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप अगर ध्यान में देखें कि मटेरियल्स और मैन, मतलब इंसान और क्या है मटेरियल्स पे, दोनों एक ही टाइप की जो है नेचर है, क्योंकि हम लोग नेचर से ही पैदा हुए हैं। मतलब मैन भी क्रिएट किया है नेचर ने, मटेरियल भी। तो दोनों को इक्वल करके अगर आप देखेंगे तो ये एकदम सही है। मतलब हम लोग जो बिहेवियर शो कर रहे हैं वो मटेरियल भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रीज़न है ये है इलास्टोप्लास्टिक जोन। इसमें इलास्टिकली डिफॉर्म भी हो रहा है, प्लास्टिकली डिफॉर्म भी हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा इस जोन में? इस जोन में क्या होगा? इस जोन में अगर इस जोन में लोड दे दे तो क्या होगा? मतलब डिफॉर्मेशन ऐसा होगा कि मटेरियल फुल रिकवरी कर नहीं पाएगा, उसमें प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन चला आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सपोज लोड कहाँ पे दे दिया? ये है C1 सपोज, तो इस पॉइंट पे ये B है, इसके अंदर सपोज मैंने इस रीजन के अंदर मैंने लोड दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा? मटेरियल क्या करेगा? फुल रिकवरी नहीं कर पाएगा। क्या? फुल रिकवरी नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये एक्चुअली
ये जो है एक्चुअली इतना क्या है, स्ट्रेन डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये जो रीजन है ये रिकवर कर गया, किसके वजह से, इलास्टिसिटी के वजह से। तो ये स्ट्रेन जो है ये इलास्टिसिटी के वजह से हो रहा है, तो स्ट्रेन इलास्टिसिटी इसका नाम दे रहे हैं। और ये जो स्ट्रेन मतलब ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ ये किसके वजह से हुआ, प्लास्टिकली डिफॉर्म होने से हुआ। मतलब ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होने से इतना सा स्ट्रेन, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल स्ट्रेन अगर इस जोन में हम लोग लोड को लेकर छोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए जो यहाँ पे स्ट्रेन होगा, प्लास्टिसिटी के लिए जो स्ट्रेन होगा, दोनों का समेशन होगा टोटल ये, ठीक है। तो इस जोन में ये सब काम होगा, ठीक है। तो ये है इलास्टोप्लास्टिक जोन, समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इस जोन में और एक बात देखना है कि इस जोन में क्या करते हैं हम लोग, इस जोन को हम लोग बहुत सारे जगह में काम पे लगाते हैं, क्योंकि इस जोन को हम लोग स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में काम पे लगाते हैं। इस जोन पे सपोज हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, अभी ये, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेंथ यहाँ पे है सपोज, ठीक है। ये हो गया मटेरियल का इलास्टिक स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो सपोज ये है, सपोज ये है इलास्टिक स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट के अंदर। अभी इसको कहाँ पे लेके गया, इलास्टोप्लास्टिक जोन में। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट इसको लोड रिमूव कर दिया। देखो यहाँ पे सपोज एक बार था, ये इसका लेंथ था 100, ठीक है। अभी ये क्या हो गया 105, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पे जब मटेरियल आ गया, इसका लेंथ कितना हो गया 105, ठीक है। अभी उसी मटेरियल को अगर फिर से लोड करें तो क्या होगा, मटेरियल कुछ ऐसे आएगा। तो ये इसका आ जाएगा ये वाला इलास्टिक, ये आएगा इसका इलास्टिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे आ जाएगा इलास्टिक स्ट्रेंथ 2 1, ये हो गया लोडिंग 1, ये लोडिंग 2, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब लोड किया था तब 100 था, सेकेंड टाइम लोड रिमूव किया तो उसमें डिफॉर्मेशन आ गया थोड़ा सा, तो वो 105 mm का बन गया। उसके बाद 105 mm जब बन गया उसको फिर से लोड किया, तो फिर से जब लोड कर रहे हैं, देखो दोस्तों इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका ओरिजिन। तो वो फिर से जब लोड कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी ये डिफॉर्मेशन मुझमें है तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है दोस्तों, एक्चुअली इसमें भी एक छोटा सा स्टोरी है कि सपोज़ कभी ट्यूशन पे हम लोग नए गए हैं, कोई एक लड़का गया है ट्यूशन पे नया, तो जाके वो देख रहा है कि फर्स्ट डे गया, उसको टीचर ने उसको टास्क दिया, तो सेकेंड डे उसने क्या किया, टास्क को नहीं करके गया, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, टीचर ने उसको छोड़ दिया, बाकी जो स्टूडेंट्स थे, पुराने जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग जो टास्क करके नहीं आए थे उसको बुरी तरह से पीट दिया, ठीक है। तो उस जो स्टूडेंट जो है वो क्या हुआ, उसके मन में
ये डर आ गया कि भाई ये टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो पढ़ाई नहीं करके जाऊंगा तो बहुत पीटेगा। तो नेक्स्ट दिन से वो क्या करेगा, वो टास्क कंप्लीट करके फुल तैयारी के साथ फिर से जाएगा। मतलब वो अपना स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके फिर से जाएगा उस टीचर के पास, ठीक है, क्योंकि उस टीचर के पास तो पढ़ना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको वहाँ पे भर्ती कर दिया है तो उसको तो पढ़ना ही होगा। तो उस टाइम तो वो जो चीज़ हो रहा है वो सेम यही हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम गया यहाँ पे लोड दिया तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे था, सेकेंड टाइम क्या हुआ तो अरे भाई देख रहा है कि उससे भी ज़्यादा प्रेशर लोड यहाँ पे है, मतलब ये डिफॉर्म कर गया, डिफॉर्म हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये डिफॉर्मेशन तो वो ऑलरेडी देख चुका है। तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम वो जब जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। इससे क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल आता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो बहुत अच्छा बात है कि हम एक बार लोडिंग करेंगे, एक बार अनलोडिंग करेंगे, एक बार लोडिंग करेंगे, एक बार अनलोडिंग करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन ऐसा ऐसा करके तुम जब जाओगे, फिर से जाओगे, फिर से करोगे, तो ऐसा ऐसा करके तुम जब जाओगे अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं पे गेन हो रहा है तो कहीं पे लॉस हो रहा है। मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डक्टिलिटी तुम्हारा घट रहा है, और क्या हो रहा है, ब्रिटलनेस बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे ऐसा करते करते ऐसा आएगा कि ये तुम तो देख रहे हो, हाँ स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत अच्छा, ऐसा 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 करके जाएगा, देख फिर ऐसा यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा विदाउट डिफॉर्मेशन। तुम तो समझोगे कि अरे भाई यहाँ पे तो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये तो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक जोन में जाने से पहले ही डिफॉर्म कर गया। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये फैटिग फेलियर हो रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल क्या, लोडिंग अनलोडिंग, रिवर्सिबल स्ट्रेसेस, तो लोड दे रहे हो अनलोड कर रहे हो, लोड दे रहे हो अनलोड कर रहे हो। तो ये तुम लोग कॉपर के वायर देखे हो, तो तुम उसको खींचोगे तो उसको तोड़ नहीं पाओगे, उसको 2 या 3 या 4 या 10 बार ऐसे ऐसे अप डाउन ऐसे ऐसे करने से क्या, वो ऑटोमेटिकली बहुत इजीली टूट जाता है। तो यही रीज़न है फैटिग फेल्योर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रिटलनेस इंक्रीज़ कर जाता है और डक्टिलिटी घट जाता है। डक्टिलिटी घट रहा है, ब्रिटलनेस इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये है रीज़न। तो यहाँ से दोस्तों इस रीजन तक क्या है, ये है प्लास्टिक जोन, ठीक है, ये है प्लास्टिक जोन, ठीक है। तो ये पूरा प्लास्टिक जोन है, ठीक है। तो ये पूरा प्लास्टिक जोन है। तो ये है अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, वो उसका जो बॉन्डिंग है, उसका जो बॉन्ड्स है वो डिफॉर्म करना स्टार्ट करता है, मतलब बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक करना स्टार्ट करता है। तो बॉन्ड जब ब्रेक करना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो सडनली यहाँ पे देखो, ये तो स्ट्रेस था, तो सडनली ये यहाँ पे जो स्ट्रेस का वैल्यू था, देखो ये स्ट्रेस 1, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू देखो C2 में स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो घट गया, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये घट गया, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि C1 पॉइंट में क्या हो रहा है, जो बॉन्ड है मटेरियल का वो क्या है, प्लास्टिक जोन यहाँ से डिफॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब वो जो बॉन्ड है एटम्स का वो टूटना स्टार्ट होता है। तो वो जब टूटना स्टार्ट होता है, वो जो टूटना स्टार्ट होता है तब क्या होता है, तब सडनली क्या होता है, देखो ये जो लोड तो हम लोग दे रहे हैं, ग्रेजुअली हम लोग लोड इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है सडनली, मतलब सडनली स्ट्रेस घट जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो घट रहा है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो और इस पॉइंट में जाने तक क्या होता है, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। ये एक मटेरियल है, देखो ये सब एटम्स है। एटम्स के अंदर क्या रहता है, एटम्स के अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या रहता है, कार्बन रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और देखो ये एक प्लेन जाके ऐसा, इसका जो प्लेन है इसका ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। मतलब इसे हम लोग मटेरियल साइंस में अगर पढ़े होंगे आप लोगों, इसे हम लोग डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डिसलोकेशन का जो मोशन, जब मोशन होता है तब क्या होता है, वो फ्लो करने, मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट करता है, प्लास्टिकली फ्लो करना स्टार्ट करता है। और जो जब डिसलोकेशन का जो फ्लो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तब क्या होता है, वहाँ पे ये फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो मतलब डिफॉर्म होना, यहाँ पे देखो, तो ये जो चीज़ें हैं ये कार्बन्स है, तो इसके अंदर बॉन्ड्स हैं, ऐसा 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 जो भी है बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स टूटने लगता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है बॉन्ड टूटना, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ से टूटना स्टार्ट होता है, तो टूटना स्टार्ट होता है, और क्या होता है, ये जो एटम्स है यहाँ पे क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंथ का हम लोग स्पेसिमेन लिया था, अभी इस पोजीशन में प्लास्टिक के जोन में ऑलरेडी मतलब इलास्टिक जोन से बाहर निकल चुका है, तब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है। मतलब C1 पॉइंट पे गया, मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसका जो ओरिजिनल जो एरिया है वो घट रहा है, ठीक है। तो ये अगर सपोज़ एक बार है ऐसा, तो पहले ऐसा 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 एटम था, तो अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा उसका क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये था A1, अभी A2 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है, तो ऐसा मतलब जो एटम्स है वो जो फ्री स्पेस है उसमें खुद को एडजस्ट कर रहा है, और उसका बॉन्ड जो है ब्रेक करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे घट रही है, ठीक है। इस जोन को हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज द यील्डिंग रीजन, भाई यील्डिंग जोन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे C2 से D तक, इसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट प्लास्टिक रीजन, और क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो रीजन, ठीक है, परफेक्ट प्लास्टिक। अभी इस रीजन में अगर देखें कि इस रीजन में यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो एटम्स है वो स्लिप कर रहा है, मतलब स्ट्रेस के वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेस बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है
यहाँ पे स्ट्रेस जो है देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्ट्रेस पे क्या हो रहा है, मटेरियल जो हो रहा है डिफॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट है, लेकिन मटेरियल जो है डिफॉर्म हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली ये जो हो रहा था यहाँ पे, ये टोटली क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो पोर्शन है यहाँ पे टोटली वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, जो एटम्स है मैंने जो बोला, यहाँ पे बॉन्ड इस रीजन से टूट रहा है, कार्बन निकल रहा है, ये जो घट रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये स्ट्रेस सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो एटम्स है मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, इधर उधर खुद को एडजस्ट कर रहा है वॉइड स्पेसेस में, तो स्लिप कर रहा है, ठीक है। ये फ्लो कर रहा है, मतलब एटम्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये फ्लो कर रहा है, एकदम फ्लो करके अपने को एडजस्ट कर ले रहा है पूरा, ठीक है। प्लास्टिकली ये स्लिप कर जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताना। तो ये जो रीजन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो है, यहाँ से क्या हुआ, एटम्स जो है, एटम्स फ्री हो गए हैं। एटम्स फ्री होके क्या कर रहे हैं, वो स्लाइड करके यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं फ्रीली, वहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो रीज़न है, ये परफेक्ट प्लास्टिक रीज़न है, ठीक है। परफेक्ट प्लास्टिक का एग्जांपल है, आप देखेंगे तो एक च्युइंगम हो सकता है, च्युइंगम, ठीक है। और परफेक्ट प्लास्टिक एक्चुअली कुछ होता नहीं है, उस टाइप का मटेरियल देखने को कम ही मिलते हैं। लेकिन आप अगर बोलेंगे तो हर एक जो चीज़ है वो रिजिड प्लास्टिक होता है। ये भी एक प्लास्टिक है, लेकिन ये रिजिड प्लास्टिक, मतलब इसमें अगर हीट देंगे तो वो परफेक्ट प्लास्टिक हो जाएगा। मतलब उसमें एनर्जी मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये परफेक्ट प्लास्टिक है, ठीक है। परफेक्ट प्लास्टिक ये मूव करेगा, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस पे ये मूव कर रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये जो रीजंस मैंने दिखाया है ये ब्रॉडर स्केल पे है, लेकिन अगर एक्चुअल केसेस में ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे C1 और C2 जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये क्या हो रहा है, ये बहुत कम केसेस में आपको दिखने को मिलेगी, और प्रिसिशन के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी दिखने को मिलेगा। और क्या है, और अगर ये परफेक्ट कोई मटेरियल है तो आपको दिखने को नहीं मिलेगा। सपोज कॉपर है, ये क्या है, एक स्टील एलॉय है ना, स्टील, इसीलिए ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है C1 C2। नहीं तो अपर और लोअर यील्ड पॉइंट आपको हर एक मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कॉपर में आप दिखाओ यहाँ पे कहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ध्यान में रखना है, C1 C2 हर एक जगह पे नहीं मिलेगा। मतलब ये जो है, मतलब डायल इंडिकेटर में ऐसे लोड बढ़ रहा है, थोड़ा सा मतलब पीछे धकेल के फिर आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत प्रिसिशन के साथ, और जब आप यूनिफॉर्मली लोड को देंगे तभी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट D से E का रीज़न हम लोग देखते हैं। दिस इज द स्ट्रेन हार्डनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। क्यों, मैंने पहले ही बताया था कि जो एटम्स थे वो सेट हो गए हैं एकदम, मतलब कुछ जगह बचा नहीं है, वॉइड्स को कवर कर लिया, ठीक है।
अभी अगर हम लोग इसको लोड दे रहे हैं तो क्या होगा, जगह तो बचा ही नहीं है, तो क्या होगा, ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई फ्री वॉइड स्पेस नहीं है, मतलब एटम्स एकदम क्लोज आके एकदम, मतलब एकदम टाइट कॉम्पैक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम लोग लोड देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे D2E, तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है, ठीक है। तो D2E हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है। तो आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम्पल होता है कि सपोज को किसी बंदे ने एक रॉड लिया, उसमें लोड दे दिया 100 किलो न्यूटन का, ठीक है, लेकिन देख रहा है कि ये जो है ये प्लास्टिकली डिफॉर्म कर जा रहा है, ठीक है, प्लास्टिकली डिफॉर्म कर जा रहा है, इसका स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है। तो 100 किलो न्यूटन पे ये इसका स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको मैंने लेके क्या करूँगा, इसको सपोज उसको लेके मैं एक हैमर लेके उसको सारे तरफ से उसको ठोकूँगा, ठोकने से क्या होगा, उसको फिर से मैं ये मटेरियल दूंगा तो देखेंगे कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न ही है वही मैंने थोड़ा देर पहले जो समझाया कि वो ठोकने पीटने से क्या होता है, उसका एटम्स जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो फिर उसमें जब लोडिंग हम करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट ये जो रीज़न है ये क्या है, दिस इज द नेकिंग, दिस इज द नेकिंग रीजन, ठीक है। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद यहाँ पे जाने के बाद अंदर में जो क्रैक्स ऑलरेडी वॉइड्स क्रिएट हुए हैं वो प्रोपेगेट होना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है, ई से लेकर एफ तक, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इसमें अगर वॉइड स्टार्ट कर रहा है नेकिंग, मतलब यहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये मेरा बार है, मतलब बार कैसा हो जाएगा, ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है ऐसा, मतलब लोड देने से एटम्स जो है खींच रहे हैं, यहाँ पे एरिया जो है ये एटम्स ऐसा खींच रहा है, ये एरिया जो है खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे जो क्या है, क्रैक्स है, मतलब वॉइड्स है, वो प्रोपेगेट होके बड़ा होना स्टार्ट कर देगा, छोटे से बड़ा होते फाइनली एफ पॉइंट पे जब आएगा क्या हो जाएगा, एफ पॉइंट पे फेलियर हो जाएगा। फेलियर, यहाँ पे फेलियर, क्रैक फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो डायमीटर है वो घट रहा है, नेक फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन हुआ, क्रैक प्रोपेगेट हो रहा है, और यहाँ पे फाइनली ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये जो क्रैकिंग है ये ऐसा होता है,
ये क्या हो गया, कप एंड कोन फॉर्मेशन। कप एंड कोन फॉर्मेशन होके ये रहा कप, ये है कोन फॉर्मेशन होके ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरा आपका जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कॉलेजेस में, सिर्फ ये पॉइंट आउट करके बता दिया जाता है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को सभी रीजन्स के बारे में नॉलेज दूँ और क्या हो रहा है एक्चुअली प्रैक्टिकली उसमें वो आपको बताऊँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा है। सो दोस्तों, तो कमेंट कीजिए अगर कोई इसमें क्वेरीज़ है तो, अच्छा लगा है तो आप बताइए मुझे। ओके, बाय।